बोल भाई को। ओम। साईराम टू ऑल। ओमकार के समय बच्चे लोग अपना माइक ऑफ रखें। सायरा मैम। ठीक है। ओके, साईराम होंगे। साईराम। चलिए हाँ, तो बेटा माइक ऑफ रखा करो। जब अपन बोलते हैं तो माइक अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रखें। ओके, डिस्टर्बेंस नहीं होता फिर क्लास में। ठीक है, नाउ ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज प्रेजेंटेशन की बारी किसकी है? रिवीजन प्रेजेंटेशन। तो उससे पहले दो बातें और करेंगे। असेसमेंट से पहले एक डाउट क्लियरिंग क्लास हम और रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम चैप्टर वाइज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी चैप्टर में या अभिव्यक्ति जनसंचार या रचनात्मक लेखन किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप लिख के रखिए बेटा। मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि सभी बच्चे सिस्टमैटिक लिखेंगे कि हमें क्या पूछना है। पहली बात। दूसरी बात जो मुझे आज आपसे करनी है वो ये कि जब भी ऑनलाइन क्लास में आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे। ओके, इट इज असेंशियल। अभी तक तो हम आपसे, आई थिंक मैं हर क्लास में आपसे निवेदन करती हूँ, हर क्लास में आपको समझाती हूँ, यूनिफॉर्म में ही आएंगे। और जब आपके असेसमेंट होंगे तो भी आप यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। रफ एंड टफ कंफर्टेबल वेयर में रहेंगे। नेक्स्ट, आपके नंबर मुझे आपके नाम से सेव करने थे, बट आप सबके तो मैं पहचानती हूँ तो मैं कर दूँगी। बड़े ग्रुप में तो मुझे बच्चों से कहना पड़ रहा है कि आप अपना नाम दीजिए, क्योंकि कभी पापा के नाम से आपका नाम उसमें नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है और डीपी में भी कुछ और है। तो ओके, ये बात आपके लिए नहीं है। इसके अलावा सभी बच्चे अपने मोबाइल फोन्स में माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं हो तो नोट डाउन कर लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड करेंगे और स्कूल के माध्यम से आपको लिखित में इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगे। आप उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ोगे और फॉलो करोगे। आपको जिन पेजेस में लिखना है, कोई से भी पेजेस नहीं होंगे, मैंने शायद आपको पहले भी समझाया। तो स्कूल से ही एक सजेशन, एक सर्कुलर जाएगा। तो A4 साइज रूल शीट और जैसा स्कूल से जाए उसके अकॉर्डिंग आपको हर सब्जेक्ट के लिए पेपर अरेंज करके रखते हैं। और हर पेपर के टॉप पर नेम, क्लास, सेक्शन, मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट कर लिया है इस सब चीज़ के लिए। आंसर लिखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस का यूज करेंगे एंड यू विल कन्वर्ट इट इनटू PDF, देन रीनेम द फाइल। और रीनेम करने के बाद आप टीचर्स के पर्सनल विंडो पर सेंड करेंगे। नॉट इन एनी ग्रुप, नाइदर इन 11th A, not in 11th B, not in Hindi group. You will send separately to the concerned teachers personal video. Okay? यहाँ तक कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ आई है? क्लियर टू ऑल? बाकी अगर गूगल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ओके, फिर इन गूगल फॉर्म। तो एज आई एम थिंकिंग कि आपके क्वेश्चन पेपर का कुछ हिस्सा गूगल फॉर्म के माध्यम से ले लेंगे और गद्य और काव्य के प्रश्नोत्तर और रचनात्मक लेखन, ये हम
डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ले लेंगे। ऑल एग्री? लता मंगेशकर और राजस्थान की रजत धूमें। आपने अपना सिलेबस देखा? अदिति, ऋतु, सिलेबस देखा? उसमें राजस्थान की रजत धूमें और लता मंगेशकर मेंशन है या नहीं? अभी मैम आपने है। सिलेबस ही नहीं देखा है? अच्छा, तो ये लगा सिलेबस आपने देखा ही नहीं। मोहित, आप बताएं। मैम नहीं है, है या मैंने नहीं ही तो है? मैम मैंने तो टाइप ही किया था, मैंने नहीं लिखा। जो मैंने आपको भेजा था उसमें तो मैंने नहीं लिखा। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा था कि वॉट एवर सिलेबस वी हैव डिसाइडेड, तो अभी फिर हमने ये सोचा कि अभी इन 2 चैप्टर को रहने दो, ठीक है? इसीलिए अपने हिंदी ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में हमने सोचा एक बार फिर से मेंशन कर दें। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में किसी भी बच्चे को डाउट हो, संदेह हो, ठीक है? तो अभी फिर अच्छे से समझ लीजिएगा। गद्य जो आपकी आरोह पुस्तक है, उसमें गद्य खंड में जितने चैप्टर मैंने बताए हैं अभी के लिए वो आएंगे। काव्य खंड में जितने चैप्टर्स बताए हैं वो सभी आएंगे। अभी तक अभिव्यक्ति जनसंचार के जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं वो सब आएंगे। रचनात्मक लेखन का कोई सिलेबस नहीं है। आपसे आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार अभी हम किस रूप को देंगे, क्या देंगे, ये सिलेक्ट कर लिया बस। बट टॉपिक क्या रहेंगे ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है? और क्योंकि हमारे वेदांत पुस्तक में 3 ही पाठ हैं, 3 ही पाठ है ना, एक और रह गया है बस बेबी हालदार वाला रीडिंग के लिए। एम आई राइट? तो 3 चैप्टर है उसमें, वो 3 चैप्टर हम आपके लिए अभी छोड़ते हैं। उसको बाद में हम क्लास असेसमेंट में या कैसे भी ले लेंगे। अभी उद्देश्य ये है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने समझा है, वो आपने कितना उसको मनन किया है, कितना आप उसको सही मायने में समझ पाए हैं। और सच में एक और बात है, हमारी इस क्लास में 2 विद्यार्थी नए भी जुड़े हैं, ठीक है? सुधांशु और काजल। इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कवर करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए अभी समय कम है। इन बच्चों को केवल हिंदी का ही नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट्स का पढ़ना है। और आई नो कि नरेंद्र, ऋतु, अदिति एंड मोहित को 100% ये दोनों चैप्टर समझ में आ गए हैं। लता मंगेशकर भी और राजस्थान की रजत ने भी, क्योंकि हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, हमने उसका प्रेजेंटेशन भी ले लिया। ऑल कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड। यस, आई नो दैट यू 4 आर रेडी, बट अभी 2 बच्चों का थोड़ा सा नया नया ज्वाइन किया है, इसीलिए, ठीक है? इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अभी वेदांत उसमें से आप छोड़ दीजिए, 2 चैप्टर छोड़ दीजिए बस, बाकी कंप्लीट कीजिए। डन? अब कोई सवाल है? तो यदि सवाल नहीं है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि सभी बच्चे चैप्टर वाइज अपनी क्वेरीज को एक जगह पर नोट करते जाएं। आप क्या पूछना चाहते हैं? एक दिन का स्पेशल क्लास हम कंडक्ट करेंगे ओनली फॉर डाउट डिस्कशन। अब जब आप डाउट डिस्कस करेंगे तो नेचुरली सुधांशु और काजल को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? उनको भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी। तो प्लीज बी रेडी विथ दिस।
अभी प्रेजेंटेशन के लिए रितु, ओवर टू यू। बोल रहे हैं। तो आज मैं मियां नसरुद्दीन पाठ का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छा, प्रस्तुत ये रितु सारांश प्रस्तुत करेंगी, उसके साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन भी करना है। बाकी बच्चे रितु के बोलने के आधार पर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें कि हमें रितु से क्या पूछना है। डन। और ये रितु को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उसका उत्तर केवल रितु ही देगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये क्लास हमारी है, हमें मिलकर डिस्कस करना है। सपोज मोहित ने कोई क्वेश्चन पूछा और रितु को उसका उत्तर नहीं पता, देन अगर नरेंद्र को लगता है कि मैं आंसर कर सकता हूँ, अदिति को लगता है मुझे बहुत अच्छे से आंसर पता है, तो ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सो रितु, प्लीज स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। तो प्रस्तुत पाठ मियां नसरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मियां नसीरुद्दीन को 56 तरह की रोटी पकाने की कला में महारत हासिल थी। वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। एक दोपहर जब लेखिका घूमती हुई जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले में एक अंधेरी दुकान के पास आती हैं, तो पता चलता है कि वह दुकान खानदानी नान बाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मियां 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। आगे लेखिका बताती है कि जैसे वे अंदर झांककर देखते हैं, तो पाते हैं कि मियां चारपाई पर बैठकर बीड़ी के मजे ले रहे हैं। उनके चेहरे से एक मंजे हुए कारीगर के तेवर साफ नजर आ रहे थे। आरंभ में तो मियां उन्हें ग्राहक समझ लेते हैं, पर उनके सवाल पूछने पर ही उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वो पत्रकार हैं। मियां साहब उनके सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाते हैं, तो लेखिका उनसे पूछती हैं, आप इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से आपने इतने किस्म की रोटियां बनाने की कला कहाँ से हासिल की? जवाब में मियां बोलते हैं, और कहाँ से सीखेंगे, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जो भी इल्म सीखी अपने पिता से सीखी, ये सारे हमारे बाप दादाओं का हुनर है। लेखिका के सवाल पर मियां अपने बाप और दादा का नाम बताते हैं, जिससे वे मशहूर हुआ करते थे। आगे लेखिका पूछती हैं, आपको इन दोनों में से किसी की नसीहत याद हो तो बताइए। मियां साहब समझाते समझाते उन्हीं उनसे ही सवाल करने लग जाया करते, पर उनके सवाल तो लेखिका की समझ से परे ही होते। फिर मियां साहब उन्हें अपने लफ्ज़ों में उदाहरण देते हुए समझाने लगते। लेखिका फिर सवाल करती हैं, यहाँ और भी नान भाई हैं? तो मियां जवाब देते हैं कि बहुत हैं, पर कोई खानदानी नहीं है। मियां अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पूर्वजों से एक बार बादशाह ने फरमाया था, मियां नानबाई कुछ ऐसी चीज बना खिलाओ जो ना आग में पके और ना ही पानी में। लेखिका उत्सुक होकर पूछती हैं, क्या ऐसी कोई चीज उनसे बनी? मियां बोलते हैं, क्यों ना बनती साहिब, बनी भी। बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका उनसे पूछती है, किस बादशाह के यहाँ आपके पूर्वज काम करते थे? तो मियाँ गोलमाल जवाब देते। लेखिका उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती, पर मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बात को ना छेड़ना ही उचित समझा। बातों बातों में यह मालूम हुआ कि मियाँ अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते हैं और समय पर वेतन देते हैं। मियाँ को मजमून में अब कोई दिलचस्प मियाँ को अब इन मजमून में अब कोई दिलचस्पी बाकी ना रही। जब लेखिका पूछती है कि ज्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मियाँ पीछा।
सॉरी, मैं कोई वो बात बीच नहीं, में डिस्टर्ब कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है, कोई बात मिया को अब इन मजमून में अब कोई दिलचस्पी बाकी ना रही। जब लेखिका पूछती है कि ज्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मिया पीछा छुड़ाने को बोले, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजिबान, तुनकी। आगे मिया कहते हैं कि अब ये कद्रदान नहीं रहे जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। लेखिका मियां नसरुद्दीन के रोटी बनाने की कला और अपना पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुई। नहीं। ओके, गुड, वेरी नाइस। अब बताओ, क्या पूछना है मेरे से? कोई सवाल? काजल और सुधांशु भी कोशिश कर सकते हैं, बेटा आप भी सवाल पूछेंगे, है ना? ओके नरेंद्र, आपने पहले हाथ उठाया, आप पूछिए। मैम जैसे पाठ के मैम इंट्रोडक्शन में रितु ने कहा कि मियां नसीरुद्दीन ने अपने पेशे को कला का दर्जा दिया है, तो ये कला का दर्जा उन्होंने क्यों दिया है? क्वेश्चन फॉर ऑल, जो सबसे पहले जवाब दे पाए। यस, वही। जी मैम नरेंद्र मियां बोलिए। नसीर मैम मियां नसीरुद्दीन ने अपनी कला को पेशे का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि वो आम नान भाइयों की तरह नहीं। अपनी कला को पेशे का नहीं, अपने पेशे को हाँ कला मैम, कहते पेशे को कला का हैं। मैम हाँ, इसलिए दिया है क्योंकि मैम वो आम नान भाइयों की तरह नहीं थे। वे समझते थे कि इस आम नान भाई अपनी रोटी बनाते हैं, लेकिन वो जो रोटी बनाते हैं वो उन्हें अपनी पुश्तैनी और अपने बूढ़ों से सीखी है, और उन जैसी रोटियां शायद शहर में कोई नहीं बना सकता। ओके, ये तो यही कहना था। मैम वो पेशे को कला का दर्जा इसलिए कहते थे क्योंकि वो एक तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए बहुत मशहूर थे। तो एक हाँ, तरह से वो समझते थे कि 56 प्रकार की रोटियां बनाना एक कला है जो और कोई नहीं जानता हो। तो इसलिए ये भी हो सकता है। ओके। और कोई? काजल आप आंसर कर सकते हो, आपने पूरी कहानी सुन ली है, ये पूरी बात आपने सुन ली। मैम मैम माचमुनी मतलब क्या बेटा, मैम मजमून? माचमुनी मतलब हाँ। मजमून शब्द है वो, यस मैम। है ना? हाँ, तो उसका मतलब मजमून का क्या है मतलब मैम? होता है कि कंटेंट, एक विषय वस्तु, एक टॉपिक, इस मजमून को ना छेड़ना, है ना? उस विषय पर, उस टॉपिक पर। ओके, मैंने ये पूछा, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि मियाँ अपने पेशे को कला का दर्जा क्यों देते थे? मैम वो अपने पेशे को कला का दर्जा इसलिए देते थे क्योंकि वो उस मतलब कि उन जैसी जो रोटियां थी वो कहीं पर मतलब कि जैसी वो रोटियां बनाते थे 56 वो मतलब कि वहां पर ज्यादा मतलब कि ज्यादा बिकती थी। उन जैसी रोटियां कोई बना नहीं सकता था, इस वजह से वो शायद उसे कला का दर्जा देते थे। ओके, सुधांशु, हैव यू एनी आंसर? मैं मियां नसरुद्दीन इस पेशे को कला का दर्जा इसलिए देते थे क्योंकि चूंकि वे खानदानी रियाज के तौर तरीकों से अलग अलग तरह की नान बनाना जानते हैं, और पूरे लखनऊ में 56 प्रकार की नान बनाने का नान बनाने की कला केवल उन्हीं में है, इसलिए वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। और अदिति, आप हो रहे हैं, आप भी अपना विचार प्रस्तुत कर दीजिए। बोलो। नहीं मैम, बस ऐसे ही कुछ था कि उसे ओके, उन्हें अपनी देखो सभी ने अपने अपने हिसाब से बताया, सभी ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहिए कि जैसा मैंने पूछा था कि उन्होंने अपने पेशे को कला का दर्जा किस कारण से दिया। बात मियां नसरुद्दीन की ही नहीं है। अगर हम इस बात को अपनी किसी की भी जिंदगी से जोड़कर देखें, ठीक है, तो ईश्वर ने
हमारे लिए जो काम तय करा है, सभी को, हर किसी को अपना मनचाहा नहीं मिलता। तैयारी किसी और चीज के लिए कर रहे होते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है जब हम बहुत समय बाद अपने साथियों से मिलते हैं और चौंक जाते हैं कि भाई तुम तो इस स्ट्रीम में थे, इस फील्ड में कैसे आ गए। ओके, तो हम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, टारगेट बनाकर चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियति ने कुछ और डिसाइड करके रखा होता है, हम बन जाते हैं। तो आप कई बार आपकी जिंदगी में महसूस कीजिए, देखिए कि बहुत से लोग कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं लेकिन अपने काम को बड़ी शिद्दत से निभाते हैं, उन्हें अपने उस काम के प्रति बड़ा अभिमान होता है और कई बार बड़े से बड़े पद पर होकर भी व्यक्ति उस कार्य की गरिमा को नहीं समझता। मियां नसरुद्दीन, अभी ऋतु ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, आपने इस पाठ में देखा, ये कहा गया है कि मियां नसरुद्दीन का अंदाज मसीहाई था। वो अपने आप को अपने क्षेत्र का मसीहा समझते थे। भले वो बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, ये दूसरी बात है। आपने इस पाठ में देखा, लेखिका ने जब उनसे बार बार प्रमाण मांगे, उनसे बादशाह का नाम पूछा, तो मियां ने घुमा दिया। जब पूछा कि वो बिना आग और बिना पानी के कैसे रोटी बनती है, घुमा दिया। जब उनसे कहा कुएं में कैसे रोटी बनती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको सच में ऐसी रोटी बनाना आता था कि पूरे इलाके में, पूरे शहर में उनके जैसी रोटी कोई नहीं बनाता था। हो सकता है उनसे भी अच्छी बनाता होगा, लेकिन मियां का ये विश्वास था, आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस भी अगर हम कहें तो। वो तो ये कहते थे कि मराठा होगा, लेकिन दुनिया इस शहर में रोटी बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसा खानदानी कोई नहीं, मेरे जैसा हुनरमंद कोई नहीं। तो सबसे इस पाठ से हमें एक सबक मिलता है। पता है क्या सबक मिलता है? कि सबसे पहले अपने आप की कद्र करना सीखो। बहुत बार तो जीवन में हम इसलिए हार जाते हैं, हम इसीलिए हताश हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, इन नेगेटिव सेंस। हाँ, नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे जैसा हूं, मैं मेरे जैसी हूं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम पढ़ा रहे हैं तो भी हमें अपने पेशे के प्रति अभिमान होना चाहिए, तभी हम उसे शिद्दत से निभा पाएंगे। और अगर हम हर रोज ये सोचे, अरे क्या रोज रोज का टेंशन है, रोज पढ़ाना है, आप देखिएगा कोई भी आपका काम हो, अगर आप उस काम को पूजते नहीं हैं, अगर आप उस काम की कदर नहीं करते हैं, आपके काम में क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, इस पार्ट के क्रिटिकल क्वेश्चंस आपको समझने हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो है ही। आप मैंने कितने ही ऐसे ऑटो चलाने वालों को देखा है जो अपने ऑटो को भी इतना संवार के रखते हैं, इतना सुंदर बना के रखते हैं, जो जो डिग्निटी, जो शान एक कार चलाने वाला महसूस नहीं करता। मैंने वो अभिमान एक ऑटो चलाने वाले को महसूस करते देखा है। भले उसकी जीविका है ना, इस पर निर्भर है कि सवारी मिलेगी कि नहीं, कमाई होगी कि नहीं, लेकिन जो भी वो काम कर रहा है उसे बड़े प्यार से निभाना है। काफी समय पहले मैंने एक वीडियो भी देखा था, एक जो झाड़ू लगाने वाली लड़की है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, मैं भी नाम भूल गई, 2 साल पहले की बात है। वो वीडियो काफी वो स्वीपर है, लेकिन वो सड़कों पर जब झाड़ू लगाती है तो खुद को अच्छे से तैयार करती है, वेल ड्रेस्ड, अच्छे से तैयार होकर झाड़ू लगाती है। जब उसका पहुंचे गए, जब उससे पूछा
कि झाड़ू लगाने के लिए तो लोग गंदे से गंदे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो तो गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, तो तुम इतना तैयार होके क्यों झाड़ू लगाती हो? तब उसने कहा कि ये मेरा पेशा है, ये मेरा व्यवसाय है, इसके माध्यम से मुझे पैसा मिलता है, इस पेशे से मेरा घर चलता है, तो अपने काम पर आते समय मैं गंदे तरीके से क्यों आऊं? ठीक है, घर जाके नहा के फिर दूसरे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन जब मुझे काम पर आना है तो मुझे उस काम की, उस पेशे की इज्जत करनी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबको ईश्वर ने जिस जिस काम के लिए चुना है, हमें उस हर कार्य के प्रति गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे भी दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, जिन्हें स्कूल जाने की सहूलियतें नहीं है। और जब हम ये सोचते हैं कि रोज रोज का पढ़ना, इतने सारे सब्जेक्ट की टेंशन, रोज उठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करना कितनी मुश्किल है। आपको बार बार जब कहा जाता है ना यूनिफॉर्म में आओ, इस फीलिंग में आओ, आप आसपास के परिवेश में पता कीजिए ऐसे कितने स्कूल हैं बेटा जिनमें अभी 11th के बच्चों ने स्ट्रीम सिलेक्शन ही नहीं किया। अभी तक उन बच्चों को ये पता ही नहीं कि वो कॉमर्स लेंगे कि साइंस। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई। तब आपको समझ में आएगा कि हाउ ब्लेस्ड वी आर। कई बार जो चीजें ना, बहुत सारी खुशियां अनायास मिलती जाती है ना, तो हमें उनकी वैल्यू नहीं होती। तो ये नरेंद्र के प्रश्न का उत्तर है कि मियाँ अपने पेशे को कला क्यों मानते थे? तो मियाँ ही नहीं, हर कोई अपने पेशे को कला मान सकता है अगर वो उसे शिद्दत से चाहे, तहे दिल से निभाए। तो जो ये डिप्रेशन होता है, जो तनाव होता है, जो खिंचाव होता है, जो अनमनापन होता है, ये नहीं होगा। अनमनापन तभी होता है जब हम कोई काम बोझ समझ के करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? पाठ के आधार पर देखे तो मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते थे? आई नो इसका उत्तर आप सबको पता है, तभी आपने बता भी दिया। 56 किस्म की रोटियां बना देते थे, उनके जैसा कोई नहीं था, खानदानी नान भाई थे, अपने शागिर्दों की भी बड़ी इज्जत करते थे, इसीलिए उन्हें नान भाई का मसीहा कहा गया है। ठीक है, और बताएं, और कोई सवाल? अच्छा, चलो आपके मन में नहीं है तो मैं पूछती हूँ। लेखिका ने मियाँ के हाव भाव देखकर और सवाल न पूछने का निर्णय क्यों किया? ऐसा क्या था जिससे वो भयभीत हो गई? वो तो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहती थी, लेकिन लाइन है, मियाँ के चेहरे पर छिपे हुए अंदर के भाव देखकर लेखिका ने ना, तो अब कुछ भी कोई मजबूर न छिड़ने का विचार किया, सोचा। क्यों? मैम क्योंकि जब भी लेखिका कोई प्रश्न पूछती थी तो ज़्यादातर मियां नसीरुद्दीन उसको टाल के उनसे प्रश्न पूछने लग जाते थे, जो उनके मतलब सोच के परे थे, तो उन्हें समझ नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि रहने ही दो। अच्छा, और किसी के पास चलो, सही बात है, ऋतु ने बिल्कुल सही कहा। और कुछ?
जरूरी नहीं एक ही बात हो, और भी बात है ना जो आप उनके चरित्र के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैम लेखिका को समझ आने लगा था कि मियाँ उनके प्रश्नों से ऊब चुके हैं और फिर एक समय ऐसा आया जब मियाँ ने लेखिका की बातें ना सुनकर अपने कारीगरों को या अपने मजदूरों को आदेश देना शुरू कर दिया। यस, यस ना, दोनों बात ये भी है कि एक तो वो लेखिका को टालने का प्रयास कर रहे थे, और जब लेखिका उनसे प्रश्न पूछती जा रही थी तब मियाँ ने उनके प्रश्नों को अनसुना करके उनकी उपेक्षा करना आरंभ कर दिया, और मियाँ के चेहरे पर छिपे हुए अंधड़ के भाव, ये कौन सा आंधी, कौन सा अंधड़ था। लेखिका को पता था कि अब अगर मैंने प्रश्न और पूछे तो अब मियाँ उन्हें लताड़ने वाले हैं। अब कोई भरोसा नहीं है कि वो लेखिका की, है ना, लेखिका से अपमानजनक शब्द भी कह दें। तो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए मियाँ के चेहरे पर अनमने भाव को देखकर, मियाँ की उबल को समझकर लेखिका ने अब प्रश्न न पूछने का फैसला कर लिया। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? नहीं? आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनको आप मियाँ से कंपेयर करना चाहे तो सोच के देखिएगा, सोच के रखिएगा, क्योंकि फिर एक रेखा चित्र और नहीं होगा ना। एक काम करेंगे, हम एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या, बहुत अच्छा काम। ये जो पाठ है ना मियाँ नसीरुद्दीन, यह एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, यानी शब्दों के माध्यम से किसी के चरित्र को वर्णित करना। आई रिमेम्बर कि मैंने आपको समझाया था कि इस पाठ को जब हम पूरा पढ़ लेते हैं ना शुरू से एंड तक, तो हमें समझ आ जाता है कि मियाँ कैसे दिखते होंगे। आपकी निगाह में एक इमेज आती है मियाँ की, कैसे होंगे वो, कैसे दिखते होंगे लेखिका के द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर। मैम सफ़ेद कुर्ता और वो, मैम एक मिनट रुको मैम एक मिनट रुको। आगे मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ, फिर एक एक्टिविटी देने वाली हूँ आपस में ही। जैसे ऋतु, हाँ, आदित्य के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेगी और ऐसे डिस्क्राइब करे कि मेरी आंखों के आगे चित्र आ जाए, ऐसी दिखती होगी। मैंने अदिति को नहीं देखा, ऐसा कुछ। हाँ अदिति, अदिति पढ़ने चलेगी पता नहीं। हाँ हाँ, सफेद कुर्ता अदिति ने कहा। मैम जो मुस्लिम लोग जो टोपी पहनते हैं वो। कैसी, गोल वाली? हाँ गोल वाली, बीविंग वाली, बुनी हुई टोपी। मैम ओके, मैम, गोल वाली। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ और बोलो। फिर लंबी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, ठीक है। मूछे। मूछे, बोलो मैम बोलो। लंबी सफ़ेद दाढ़ी दाढ़ी पठानी सूट, गले में रुमाल और सर पे हाँ, टोपी। रुमाली रोटी बनाते हैं तो गले में रुमाल। और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इतना एंजॉय करो क्लास मैम को। पठानी सूट यस, और ठीक है। और जूती। अब पता है आपने जैसा बताया ना उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आपने का व्हाइट कुर्ता, एकदम शानदार चमकता हुआ व्हाइट कुर्ता, अच्छी सुंदर सफेद दाढ़ी, जैसा आपने डिस्क्राइब, पठानी सूट, पैरों में जूती, और बढ़िया मुझे लग रहा है खट्टा खट्टा सा इंसान। लेकिन मियाँ कैसे थे? शब्द चित्र बना ही नहीं। शब्द चित्र कैसे बनेगा? गली से गुजरते हुए निगाह मियाँ पर पड़ी, मटमैला सा कुर्ता,
सफेद नहीं, क्योंकि भट्टी पर बैठकर रोटी बनाते हैं, गद्दी पर बैठकर पैसा नहीं ब्याज का कमाते हैं। भट्टी पर बैठकर रोटी बनाते हैं दिन भर, और 2-4 रोटी नहीं बनाते हैं, 56 किस्म की बनाते हैं। तो कुर्ता सफेद कैसे रहेगा? ठीक है। और मियाँ का अनुभव तो बहुत बड़ा था, तो दाढ़ी एकदम से सफेद नहीं थी, कुछ खिचड़ी सी, अधपकी सी। लंबी दाढ़ी है, छोटी दाढ़ी जो अधपकी सी, कुछ काले बाल, कुछ सफेद, कुछ अब माउंटेन है तो कुछ मेहंदी भी है, ऐसा कुछ एक रूप। ठीक है। और क्योंकि अनुभवी है, माथे पर झुर्रियां, ठीक है। और अब क्योंकि दिन भर भट्टी पर बैठ के रोटी बनाते हैं तो गोरे तो होंगे नहीं, सांवला सा चेहरा। और दिन भर जो मेहनत कर रहा है बेचारा, तो दुबला पतला शरीर। अब आपने जो बताया था चेंज हो रहा है। अब आपने जो बताया था उसमें और जो मैंने कहा, कैसा रूप आ गया? अब एक दुर्बल सा मेहनतकश अनुभवी इंसान आपके सामने आया। ठीक है। तो शब्दों की, अभी तो आप क्योंकि क्लास का टाइम नहीं हो रहा है, देखिए शब्द चित्र वो होता है कि पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों के सामने वो रूप उपस्थित हो जाए, आपको लगे कि अगर मियाँ मेरे सामने आ गए मैं पहचान लूंगी, हाँ यही मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आप इस पाठ को और अपने हिसाब से समझिए, रटिए नहीं कहानी, और समझिए। सुधांशु, समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। काजल, पढ़ेंगे बेटा, जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़िएगा बेटा, है ना? ठीक है। ओके, शांति पाठ करें। अगला अगले अगले प्रेजेंटेशन के लिए कौन है तब पर? नरेंद्र। ओके। चैप्टर कबीर। मैम तो आज कबीर। के बच्चे कबीर पढ़ के आएंगे, जिससे नरेंद्र से हम प्रश्न पूछ सकें। ओके, शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू। साई राम मैम। टेक केयर। साईराम मैम। सारा मैम। थैंक यू। वेलकम। साई राम। सायरा मैम। साई राम बेटा।